दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1943 लेडी बी गुड नामक एक विमान ने इटली के नेपल्स में एक सैन्य मिशन के लिए लीबिया के ऊपर से उड़ान भरी। उस शाम अचानक संचार बंद हो गया और विमान तथा उसके चालक दल का पता लगभग 2 दशक तक पता नहीं चल सका। जब अंततः यह पता चला कि क्या हुआ था तो वह किसी की कल्पना से भी कहीं अधिक भयावह था। यह लेडी बी गुड का विचलित करने वाला गायब होना है। लीबिया में बेंगाजी के निकट सोलुच नामक एक छोटी सी हवाई पट्टी पर पायलट विलियम हैटन एक बिल्कुल नए हवाई जहाज में बैठे थे, जो 9 सदस्यों के चालक दल के साथ अपनी पहली उड़ान के लिए उड़ान भरने वाला था। विलियम का B-24D लिबरेटर विमान उन 28 अमेरिकी विमानों में से एक था जिन्हें उस दिन नेपल्स, इटली पर बमबारी मिशन पर भेजा गया था। लीबिया, अल्जीरिया और मिस्र जैसे देश भूमध्य सागर के आसपास धुरी शक्तियों को केंद्रित होने से रोकने के लिए हवाई अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वास्तव में यदि मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका पर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया होता तो 1943 की गर्मियों में सिसिली पर किया गया महत्वपूर्ण आक्रमण कभी नहीं हुआ होता। अब हवाई हमलों के लिए अमेरिकी सेना का पसंदीदा वही विमान था जिसे विलियम उड़ा रहे थे, जो एक भारी बमवर्षक विमान था जिसकी उड़ान रेंज असाधारण रूप से लंबी थी और जो उच्च गति से उड़ान भरने में सक्षम था। लिबरेटर इतना लोकप्रिय विमान था, यह आज भी अमेरिकी सैन्य विमान इतिहास में सबसे अधिक निर्मित बमवर्षक विमान का रिकॉर्ड रखता है। यह भारी बम ले जाते हुए भी एक बार ईंधन भरकर लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। 4 अप्रैल को स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थीं कि नेपल्स मिशन को नियमित कहा जा सके। हवाएं तेज थीं और लीबियाई तट के अपेक्षाकृत निकट होने के बावजूद सोलुच में रेत के तूफान आने का खतरा बना रहता था। इससे हवा में रेत के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई और B-24D विमानों की पहली लहर के उड़ान भरने के बाद उनके कई पायलटों ने निर्णय लिया कि आगे उड़ान भरना असुरक्षित है। जैसे ही वे विमान सोलुच की ओर लौटने के लिए मुड़े, विलियम का विमान, जिसका उपनाम लेडी बी गुड था, पहली बार आसमान में उड़ा और इटली की ओर बढ़ गया। जैसे ही विमान उस दिशा में बढ़ रहा था जहां विलियम को उम्मीद थी कि विमान का गठन होगा, उन्होंने रेडियो पर एक के बाद एक पायलटों को यह कहते हुए सुना कि वे सोलुच लौट रहे हैं, क्योंकि वहां स्थितियां इतनी खराब थीं कि उनसे विमानों की कार्यक्षमता को खतरा हो सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेत के तूफान विमानों के लिए एक प्रकार का खतरा उत्पन्न करते हैं। रेत विंडस्क्रीन से लेकर इंजन तक हर चीज को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि विलियम का मानना था कि लेडी बी गुड परिस्थितियों के बावजूद अच्छी तरह से काम कर रहा था, इसलिए वह और चालक दल अकेले ही आगे बढ़ते रहे। फिर नेपल्स पहुंचने से मात्र 30 मिनट पहले उन्हें इंजन में गड़बड़ लगी और मिशन में शामिल 27 अन्य लोगों की तरह विलियम ने भी विमान को वापस मोड़कर सोलुच की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही लेडी बी गुड को दक्षिण की ओर मोड़ा गया, उसके स्वचालित दिशा निर्देशक यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। यह विफल उपकरण हवाई जहाज के नेविगेशन में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लगातार विमान की दिशा प्रदर्शित करता रहता है। विडंबना यह है कि यह समस्या रेत के तूफान के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी। नेपल्स के दक्षिण पूर्व में 700 मील या 1100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित सोलुच को ढूंढ पाना लगभग असंभव होता यदि विलियम को यह पता न होता कि विमान किस दिशा में इशारा कर रहा है। बेहतर परिस्थितियों में चालक दल जमीन पर स्थित स्थलों का उपयोग करके मार्ग निर्धारित कर लेता था, लेकिन लीबिया और उसके आसपास रेत के तूफान के दौरान ऐसा होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि इस क्षेत्र में शहर कम हैं। वास्तव में आज भी इस क्षेत्र में बहुत कम कस्बे और शहर बसे हैं, क्योंकि यह विशाल बंजर सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों और रेडियो ऑपरेटरों ने उस रात किसी भी स्थिति में जो निर्णय लिया, इसका परिणाम यह हुआ कि विमान को दिशा निर्देशन संबंधी सहायता नहीं मिल सकी, बल्कि रात बहुत पहले ही हो चुकी थी, जिससे उड़ान भरना और भी मुश्किल हो गया था। अंततः लेडी बी गुड उस रात सोलुच को कभी नहीं खोज सका और जब चालक दल ने रेडियो ऑपरेटरों को जवाब देना बंद कर दिया तो उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को सबसे बुरा भय सताने लगा। अगले दिन सुबह सुबह खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि कहां देखना है, क्योंकि विमान का अंतिम ज्ञात स्थान भूमध्य सागर के ऊपर था। यह वह समय था जब स्वचालित दिशा खोजक ने काम करना बंद कर दिया। फिर अंततः जब यह स्पष्ट हो गया कि विमान और उसके चालक दल का पता लगाना असंभव है, तो अमेरिकी सेना ने रिपोर्ट दी कि वे इस धारणा के साथ काम कर रहे थे कि लेडी बी गुड भूमध्य सागर में गिर गया था और उसमें सवार सभी 9 लोग लापता हैं। मृत मान लिया गया और सेना ने मामला बंद मान लिया। 1958 तक जीवाश्म ईंधन पर विश्व की बढ़ती निर्भरता के कारण तेल कंपनियों के बीच ने और अधिक लाभदायक ड्रिलिंग स्थल ढूंढने की होड़ मच गई थी और संयोग से लीबिया के ऊपर उड़ान भरते समय एक तेल कंपनी के लिए काम कर रहे कई ब्रिटिश भूवैज्ञानिकों ने तेल के किसी भी संकेत के लिए अपनी खिड़कियों से बाहर देखा
तभी उनमें से एक ने नीचे किसी प्रकार का मलबा देखा। पायलट ने कम ऊंचाई पर उस क्षेत्र का चक्कर लगाया ताकि वे बेहतर ढंग से देख सकें कि वह क्या है, और उन्हें यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह स्पष्ट रूप से उस हवाई जहाज के अवशेष थे जो वहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। चूंकि यह एक सैन्य विमान प्रतीत हो रहा था, इसलिए पायलट ने लीबिया में व्हीलस एयरफोर्स बेस से इस बारे में संपर्क किया, लेकिन शुरू में वहां के अधिकारियों की इसमें कोई रुचि नहीं थी। उनके पास लापता विमान का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगले कुछ महीनों में भूगर्भशास्त्रियों द्वारा उस क्षेत्र के अधिकाधिक सर्वेक्षण किए गए, जिनमें से एक सर्वेक्षण उसी एयरबेस पर कमांडर का अच्छा मित्र भी था। इनमें से एक बार जमीन से दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद भूविज्ञानी ने कमांडर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने दुर्घटना स्थल से जो कुछ देखा था उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें रखरखाव रिकॉर्ड और विमान के अंदर अभी भी मौजूद कपड़ों पर चालक दल के नाम शामिल थे। फिर नामों की दोबारा जांच करने पर व्हीलस के अधिकारियों को अंततः इस खोज के महत्व का एहसास हुआ। इसके बाद मई 1959 में एक सैन्य जांच दल को दुर्घटना स्थल के निर्देशांक पर भेजा गया, क्षतिग्रस्त विमान की पहली बार सूचना मिलने के 6 महीने बाद, और यह वास्तव में लेडी बी गुड विमान था। कई साल पहले जब 1943 की रात विलियम ने मदद के लिए सोलुच को फोन किया था, तो रेडियो ऑपरेटरों ने एक महत्वपूर्ण गलती कर दी थी। शुरू से ही मौखिक निर्देश देने के बजाय मध्य रात्रि में रेत के तूफान के दौरान सोलुच के अधिकारियों ने कई फ्लेयर्स दागने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि लेडी बी गुड उन्हें देख लेंगी। जाहिर है, हालांकि इरादे अच्छे थे, लेकिन विमान फ्लेयर्स को नहीं देख पाया। इसके बाद विलियम अनजाने में हवाई पट्टी के ठीक आगे निकल गया और दक्षिण की ओर बढ़ गया। विमान के हवाई पट्टी से आगे निकल जाने के 2 घंटे बाद तक चालक दल और जमीन के बीच संचार बनाए रखा गया, क्योंकि अधिकारियों को एहसास हुआ कि शायद फ्लेयर्स का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा विचार नहीं था। मौखिक मार्गदर्शन के बाद विमान को किसी तरह जमीन पर उतारने की उम्मीद जगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान काफी समय से अज्ञात दिशा में उड़ रहा था और जमीन पर या हवा में कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ है। तभी अचानक विमान का रेडियो बंद हो गया और संपर्क पुनः स्थापित करने के सभी प्रयास विफल हो गए। कोई भी केवल यही अनुमान लगा सकता था कि विमान और उसका चालक दल भूमध्य सागर में खो गया था। वास्तविकता में लेडी बी गुड विमान सोलुच से 440 मील दक्षिण की ओर निकल गया था, और सेना का यह कहना सही था कि विमान समुद्र में गिरा था, लेकिन वह भूमध्य सागर में नहीं गिरा था। इसके बजाय विमान कैलांशियो रेत सागर के मध्य में जाकर रुक गया। यह क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से 24,000 वर्ग मील 62,000 वर्ग किलोमीटर शुष्क दुर्गम भूमि है। वहां न तो पानी है, न वनस्पति, न छाया, और बहुत कम वन्य जीव हैं जिन्हें भोजन माना जा सके। जब जांच दल कई वर्षों बाद वहां पहुंचा और दुर्घटना स्थल की गहन तलाशी शुरू की, तो वहां मानव अवशेषों या गतिविधि का अभाव पाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि विमान भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में था। आगे की जांच से पता चला कि जब यह रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसके टैंकों में एक बूंद भी ईंधन नहीं था। 4 में से 3 प्रोपेलर भी हिल रहे थे, जिससे पता चलता है कि टक्कर के समय वे चालू नहीं थे, तथा विस्फोट या आग का कोई संकेत नहीं था, इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित था। हालांकि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो चालक दल के सदस्य उसमें मौजूद नहीं थे, जैसा कि लेडी बी गुड में पैराशूट की कमी से पता चलता है। तब यह महसूस किया गया कि वे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही उससे बाहर निकल गए होंगे, और हो सकता है कि वे उस समय कहीं भी रहे हों। इसके बाद जांच दल ने दुर्घटना स्थल के बाहर अपने खोज क्षेत्र का विस्तार किया, और लगभग 19 मील या 31 किलोमीटर उत्तर की ओर चालक दल का पहला संकेत मिला। रेगिस्तान के बीच में आधे गड़े हुए पैराशूट और रबर के उड़ान जूते रखे हुए थे, जिनके पंजे उत्तर दिशा की ओर इशारा करते हुए तीर का आकार बना रहे थे। लेकिन अब इस बात के कुछ संकेत मिलने के बावजूद कि लेडी बी गुड का चालक दल कहां गया है, प्रारंभिक खोज में और कुछ नहीं मिला। इसके बाद 3 महीने तक जांचकर्ता इन लोगों के अवशेषों की तलाश करते रहे, जब तक कि रेगिस्तान की रेत के कारण उनके वाहन और अन्य उपकरण खराब नहीं हो गए। अतः 1943 की तरह ही अमेरिकी सेना ने लेडी बी गुड पर से पर्दा हटा दिया तथा मान लिया कि 9 लोगों के शव 15 वर्षों तक रेगिस्तानी वातावरण में रहने के बाद रेत में दब गए थे। खोज को बंद करने के 6 महीने बाद तेल कंपनी के कर्मचारियों को स्काउटिंग उड़ान के दौरान एक और चौंकाने वाली खोज मिली। एक छोटे से क्षेत्र में 5 मानव शवों के अवशेष बिखरे पड़े थे, सभी सैन्य वर्दी पहने हुए थे। उन वर्दियों पर लिखे नाम लेडी बी गुड नामक जहाज की पहली और अंतिम उड़ान पर सवार चालक दल के सदस्यों के नामों से मेल खाते थे। इसके बाद सैन्यकर्मी घटनास्थल की जांच करने तथा मृत वायु सैनिकों को निकालने के लिए लीबिया के रेगिस्तान में लौट आए।
पांचों शवों के साथ मिली वस्तुओं में फ्लैशलाइट, फ्लाइट जैकेट और पैराशूट सामग्री के टुकड़े शामिल थे, लेकिन जो चीज घटना की पूरी कहानी बयां करती है वह थी सेकंड लेफ्टिनेंट और से पायलट रॉबर्ट टोनर की डायरी। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल 1943 के बीच रॉबर्ट ने जर्नल में दैनिक प्रविष्टियां की जो एक दर्दनाक कहानी बताती थी। आगे जो बताया गया है वह उन डायरी प्रविष्टियों से प्राप्त जानकारी है। सोलुच लौटते समय रास्ता भटक जाने के कारण लेडी बी गुड का ईंधन बहुत कम हो गया था, जिसके कारण विमान के जमीन पर गिरने से कुछ समय पहले ही सभी लोग विमान से कूद पड़े। इसके बाद वे लगभग 2 बजे रात को यहां पहुंचे और चालक दल के सदस्य एकत्रित होने लगे, लेकिन उनमें से केवल 8 ही एकत्र हुए। लोगों को पता चला कि सेकंड लेफ्टिनेंट जॉन बोरावका गायब है, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ भी करना संभव नहीं था। 5 अप्रैल को जब सूर्योदय हुआ तो 8 चालक दल के सदस्यों ने जॉन की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो दुर्भाग्यवश उन्हें उसके बिना ही आगे बढ़ना होगा। इसके बाद वे लोग पैदल ही उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़े। यद्यपि रॉबर्ट ने यह नहीं बताया कि विलियम ने वह दिशा क्यों चुनी। हो सकता है कि उसे पता था कि वह सोलुच से आगे निकल गया है और उसने सोचा था कि हवाई पट्टी वास्तविकता से कहीं अधिक निकट थी। किसी भी तरह 5 अप्रैल को रवाना होने वाले लोगों के पास केवल अपने शरीर पर पहने जाने वाले कपड़े, कुछ खाद्यान्न राशन और एक कैंटीन थी जो केवल आधी भरी हुई थी। वस्तुतः उनके पास केवल इतना ही पानी था। रेगिस्तान में उनका पहला दिन आश्चर्यजनक रूप से हल्का था और हवा भी चल रही थी, लेकिन उस रात जब सूरज डूब गया तो लेडी बी गुड दल की मुश्किलें शुरू हो गई। सूर्यास्त के बाद तापमान 0 के करीब होने के कारण उस रात कोई भी सो नहीं सका, लेकिन वास्तव में यह रेगिस्तान रात में काफी ठंडा होने के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान भी बहुत शुष्क होते हैं और चूंकि हवा में नमी लगभग नहीं होती, इसलिए रेत रात में उतनी ही तेजी से ठंडी हो जाती है जितनी तेजी से दिन में गर्म होती है। इस कठोर तापमान से निपटने के लिए लोगों ने रात में चलते रहने और दिन के सबसे खराब समय में आराम करने का निर्णय लिया, जब तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। इसलिए अगली सुबह 11:30 बजे चालक दल के 8 सदस्य आराम करने के लिए रुक गए और दोपहर 5 बजे तक आगे नहीं बढ़े। उस दौरान उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया कि वे कितने खतरे में हैं। हवा का झोंका बहुत पहले ही चला गया था और सूरज बेरहम था। जैसा कि रॉबर्ट ने अपनी डायरी में लिखा है, वे वस्तुतः नरक में थे। जैसे ही सूरज डूबता गया, पुरुषों ने उस रात 15 मिनट के अंतराल पर टहलना और फिर 5 मिनट के लिए आराम करना। यह सिलसिला 7 अप्रैल को सूरज उगने तक चलता रहा। तब तक भोजन, पानी और नींद की कमी उन पर भारी पड़ने लगी थी और उनमें से कोई भी बिना रुके और आराम किए ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। वे चलने की अपेक्षा प्रार्थना करने लगे और लगभग इसी समय उन्हें एहसास हुआ कि वे रेगिस्तान से जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि इस एहसास के बावजूद वे लोग आगे बढ़ते रहे। अगले दिन वे ऊंचे रेत के टीलों के पास पहुंचे जिन पर चढ़कर आगे बढ़ना था। हवा भी वापस आ गई थी, जो तापमान के लिहाज से एक स्वागत योग्य बदलाव था, लेकिन यह इतनी तेज भी थी कि रेत भी उड़ रही थी, जिससे सभी लोगों को आंखों की समस्या हो गई। वास्तव में यह इतना बुरा था कि उनमें से एक ने अस्थायी रूप से पूरी तरह देखने की क्षमता भी खो दी। दयापूर्वक समाप्त हो गया। उनमें से 5, जिनमें विलियम और रॉबर्ट भी शामिल थे, अब तक जो कुछ भी उन्होंने सहा था उससे इतने कमजोर हो गए थे कि वे आगे नहीं जा सके। यह निर्णय लिया गया कि अन्य 3 लोग अभी भी चलने के लिए स्वस्थ हैं, इसलिए हेरोल्ड रिप्सलिंगर, गाय शेली और वर्नोन मूर आगे बढ़ते रहे तथा उन्होंने अन्य लोगों से वादा किया कि वे उन्हें वहां से निकालने के लिए मदद लेकर वापस आएंगे। रेत पर लेटे हुए रॉबर्ट ने अपनी डायरी में जो अंतिम बातें लिखीं, उनमें से एक यह थी कि वे सभी इतने थक गए थे कि वे चाहते थे कि यह सब खत्म हो जाए। दुर्भाग्यवश अंतिम जर्नल प्रविष्टि के कुछ समय बाद ही उनकी इच्छा पूरी हो गई। 1960 में शवों की खोज के बाद लेडी बी गुड चालक दल के बाकी सदस्यों के लिए एक अंतिम संगठित खोज की जाएगी। ऑपरेशन क्लाइमेक्स के अंतर्गत अब कम से कम कुछ चालक दल के सदस्यों का पता लगा लिया गया था। अधिकारी बहुत छोटे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। 12 मई तक यह रणनीति सफल रही, क्योंकि गाय का शव 5 शवों के स्थान से 21 मील उत्तर में पाया गया और 5 दिन बाद खोजकर्ताओं को गाय से 5 मील उत्तर पश्चिम में 600 फीट या 183 मीटर ऊंचे रेत के टीलों वाले क्षेत्र में हेरोल्ड का शव मिला। जब ऑपरेशन क्लाइमैक्स आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ, तब केवल 2 व्यक्ति, जॉन और वर्नोन, अभी भी लापता थे। जैसा कि पहले 2 बार हो चुका था, तेल कंपनी के कर्मचारियों को अगस्त 1960 में एक और शव मिला। यदि आपको याद हो तो जॉन चालक दल का एकमात्र सदस्य था जो लेडी बी गुड से जहाज के बाहर निकलने के बाद बाकी लोगों से कभी नहीं मिला।
उन्हें दुर्घटना स्थल से 12 मील उत्तर में पाया गया था और यह स्पष्ट था कि जॉन का पैराशूट कभी भी सही ढंग से नहीं खुला था। और हालांकि पैराशूट ने उनकी गति को कुछ हद तक धीमा कर दिया था, लेकिन यह उनके जीवित बचने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उनके अवशेष अभी भी उनके फ्लाइट सूट के अंदर पाए गए तथा उनकी पीठ पर उलझा हुआ पैराशूट अभी भी लगा हुआ था। जहां तक वर्णन का सवाल है, 6,300 वर्ग मील या 16,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में खोजबीन के बावजूद उसका शव कभी नहीं मिला। अब यद्यपि इन लोगों की खोज से रहस्य कमोबेश सुलझ गया, लेकिन इससे और भी अधिक दुखद परिस्थितियां सामने आईं। यदि 8 व्यक्तियों ने एक निर्णय अलग ढंग से लिया होता तो संभवतः वे रेगिस्तान दुर्घटना में बच जाते। जब चालक दल के सदस्य विमान से बाहर कूदकर एकत्र हुए तो वे लगभग सुरक्षित लेडी बी गुड से लगभग 19 मील उत्तर में थे। विमान अधिकांश दुर्घटनाओं की तुलना में असाधारण रूप से अच्छी स्थिति में था और जांचकर्ताओं को अंदर जो कुछ मिला वह हृदय विदारक था। इसके अंदर कई दिनों तक इस्तेमाल के लिए तैयार भोजन, पानी से भरे कैंटीन और यहाँ तक कि कॉफी से भरा एक थर्मस भी था, जो विमान दुर्घटना के 15 साल बाद भी पीने योग्य था। यहाँ तक कि मशीन गन भी अभी भी काम कर रही थी। और बस इतना ही नहीं, लेडी बी गुड के अंदर का रेडियो अभी भी बरकरार था और वह पूरी तरह से काम करने लगा था। रेगिस्तान में इतने वर्षों तक रहने के बाद भी 8 जीवित बचे चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद थे और उन्हें जीवित रहने के लिए बस उत्तर पश्चिम की बजाय दक्षिण की ओर चलना पड़ता। हालांकि यह स्पष्ट है कि इससे पुरुषों द्वारा प्रदर्शित वीरतापूर्ण प्रयास और जीवन जीने की उनकी अलौकिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं थी। रेगिस्तान में उनके एकत्र होने के स्थान से लेकर विमान से कूदने के बाद जहां 5 शव मिले थे, यह निर्धारित किया गया कि वे लोग अविश्वसनीय रूप से 85 मील या लगभग 137 किलोमीटर चले थे और वह भी बीच में केवल आधा कैंटीन पानी के साथ। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह रही कि गाय ने इसके बाद 21 मील की दूरी तय की और कुल 106 मील की दूरी तय की तथा रिप ने भी 5 मील की दूरी तय की तथा इसके बाद मौसम के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दुख की बात यह है कि लंबी दूरी तय करने के बावजूद वे सभ्यता से अभी भी बहुत दूर थे और हालांकि उस समय उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वे लोग जीवित थे तब एकमात्र खोज भूमध्य सागर के ऊपर की गई थी। रॉबर्ट ने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि उन लोगों ने ऊपर एक भी ऐसा विमान नहीं देखा जिसे वे संकेत दे सकें। खोज गतिविधि की इस कमी ने स्वयं को बचाने की उनकी आवश्यकता को रेखांकित किया होगा और जाहिर है उन्होंने सराहनीय प्रयास किया। वास्तव में इन लोगों ने जो कुछ किया उसके बारे में जानने के बाद रेगिस्तान विशेषज्ञ पूरी तरह से दंग रह गए। उनके अनुमान के अनुसार 8 व्यक्तियों के पास इतनी आपूर्ति थी कि उनमें से केवल 2 व्यक्ति ही 25 से 30 मील तक चल सकते थे। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने रेगिस्तान में जीवित बचे लोगों की संभावना को पुनः परिभाषित किया। किसी भी स्थिति में लेडी बी गुड के लापता होने का रहस्य पूरी तरह से सुलझ जाने के बाद इसका कारण जानने के लिए एक अंतिम जांच की गई ताकि सेना अपनी गलतियों और चूकों से सीख ले सके। अंत में यह निर्धारित किया गया कि खराब दृश्यता, नेविगेशन संबंधी त्रुटियां तथा तेज हवाएं, जिनके कारण विमान अनुमान से अधिक दक्षिण की ओर चला गया, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थी।